गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं सब? क्लास हमने आपकी बुक जो सारा आकाश है उसका 5वां अध्याय पढ़ाया था। उसमें थोड़ा हमने पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया था, बाकी का आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और ये जो है कई भागों में डिवाइड है, तो इसको हम पेजेस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और क्लास हमें भी कोई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर चाहें तो पूरा 5वां भाग एक दिन में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी समझ में ना आए इसलिए हम आपको जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का अभ्यास करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वो था मुन्नी ने नखरे से कहा, यहाँ से हमने छोड़ा था। अब इसकी अगली लाइन आपको हम अगला पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, तो उसकी अगली लाइन है, तुम्हारी कसम बीबी जी सारे हाथ टूट गए धोते धोते, तुम्हारे पैरों पड़ूं जरा चली जाओ। अब वो कह रही है कि बैठे बैठे मेरी कमर टूट गई है और मैं आपके पैर पड़ूं, ये कपड़े जा कर के आप सुखा दो। भाभी ने अत्यंत थके हुए स्वर में कहा और कुछ विचित्र सी दृष्टि से मुन्नी की आंखों में देखा। मुन्नी की तरफ आंखें देखते हुए कह रही हैं कि जा कर के मैं इतनी देर से बैठी हूँ, कपड़े धो रही हूँ, आप जाके के सुखा दो। ये स्वर जो है अपने लेखक बता रहे हैं कि भाभी ने ऐसा कहा। फिर खुद ही हंसकर झेप गई। मुन्नी भी हंस पड़ी और कपड़े लेकर चली गई। मैं छोटे छोटे टुकड़े खाता रहा, लेखक कह रहे हैं मैं छोटे छोटे टुकड़े खाता रहा। अपनी जीवनी बता रहे हैं ना, अपने बारे में बता रहे हैं। खाने की कतई इच्छा नहीं हो रही थी। भाभी थोड़ी देर माथे पर हाथ रखे अपलक कुछ सोचती रही, जैसे मुझे खाते देखकर कोई बात उनके दिमाग में आ रही हो। जब मैं खाना खा रहा था तो भाभी ऐसे माथे पर हाथ रखे हुए बैठी थी और मुझे क्या लग रहा था कि अभी जो है भाभी मुझसे कुछ कहने वाली हैं, ठीक ना। तो अब मैं सोच रहा था कि भाभी मुझसे कुछ कहेंगी। फिर अपने आप से बोली, इस बार तो दिवाली से पहले ही काफ़ी जाड़ा पड़ने लगा है। दिवाली के कितने दिन और हैं लाला जी? मुझसे पूछ रही कि अभी तो दिवाली शुरू भी नहीं हुई और जाड़ा प्रारंभ हो गया है, अभी कितने दिन हैं दिवाली के? होंगे 10-15 दिन। और मैंने लापरवाही से उत्तर दिया। उनके प्रश्न मैंने सुना और सुन करके जैसे मेरे मन में आया, बहुत इंटरेस्ट ना दिखाते हुए मैंने उत्तर दिया 10-15 दिन होंगे अभी। उंगलियों की पोरों पर हिसाब लगाकर वे बोली, इस दिवाली को ठीक 6 महीने हो जाएंगे तुम्हारी शादी को। जले पर नमक छिड़क रही हैं कि बीबी चली गई है तो सहानुभूति दिखावा कर रहे हैं कि हम तुमको बहुत चाहते हैं। भाभी देवरानी चली गई, उसके बारे में एक बार नहीं बोला कि जा कर के ले आओ। उनको बस जले पर नमक की उनके जो अंदर आग धधक रही है उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं कि इस बार 6 महीने हो जाएंगे और तुम लोग एक साथ भी नहीं रहे, वो मैके चली गई। मैं छोटे छोटे तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। एक दिन चाहे जितनी घुटन से मैं काटा हो, लेकिन अब लगा यह समय कितनी जल्दी गुजर गया। पता नहीं इस बीच में प्रभा का क्या हुआ। घर में एकाग्र पत्र तो आया ही होगा। सोचा बाद में मुन्नी से पूछूंगा, लेकिन मुन्नी मुझसे कहना क्या चाहती थी? आज ये सब लोग मेरी शादी की ही बातें क्यों कर रहे हैं? इधर मेरे स्वभाव में यह विचित्र बात आ गई कि उत्सुकता और उल्लास एकदम मर ही गए हैं मेरे अंदर के। जानने की उत्कंठा एकाध बार मन में उठी और मर गई। सोच लिया शायद घर में ही कोई बात हुई होगी, इसलिए सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारा ब्याह भी क्या हुआ लाला जी?
बड़े निराश और अपनेपन के स्वर में गहरी सांस लेकर भाभी अन्य मानसिक स्वर में बोली, क्या क्या अरमान थे, सब पर पानी फिर गया। अपनी बात नहीं कि हम इस घर में आए थे तो हमारे साथ क्या हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जिसके दिन आ जाते हैं अच्छे वो अपना भूल जाता है, और जब दूसरी ब्याह करके आती हैं उसको लोग गलत साबित करते हैं कि ये मायके में ये नहीं कर पाई, मायके में वो नहीं कर पाई, इसके माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। हाँ, लड़के को अपने नहीं समझाएंगे कि हाँ ऐसा है, अभी वो नई नई ये दूसरे घर से आई है, समझने में कुछ टाइम लगेगा, उसको कुछ समय दो। लेकिन जैसे ही लड़के की सोच पे वो अच्छा नहीं उतर पाती है, तो जब लड़का कहने लगता है तो उसके घर वाले उसको पहले सुनाना चालू कर देते हैं। लेन देन की तो खैर कोई बात नहीं, एकाध साल में आई गई बात हो जाती है, लेकिन वह महारानी जी तो जिंदगी भर को बंध गई। उन लोगों ने शायद भेजने को लिखा है पत्र में कि भेजना चाहता हूँ। उनकी पिछली बात ना सुनकर मैं बोला, तुम्हें ही बड़ा शौक लगा था ना, तुम ही मरी जाती थी कि बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। अब ये बोल रहे हैं अपनी भाभी से। लो सुनो लाला जी की बातें, मैं क्या उसके पेट में घुस के देख आई, सुनी सुनाई बातें मैंने कही थी। अब भाभी की मतलब जिठानी तो जिठानी अपना रंग दिखाएगी ही कि उसके साथ बीता है तो छोटी के साथ क्यों ना बीते। फिर गहरी सांस ली। ओफो, हद है घमंड के भी। कह रही बहुत घमंडीन है, बहुत ढीठ है। देखो मतलब एक बार फ़ोन नहीं किया, एक बार आपका हाल चाल नहीं लिया, ऐसी भी औरत होती, मतलब उसके हमदर्द बन रही और उसके खिलाफ भड़का भी रही। आने जाने के नाम खाक धूल नहीं, और घमंड ऐसा, कसम से कहती हूँ मैं तो इतनी बड़ी हो गई, ऐसी घमंडीन औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे में परिवार होता है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि अगर पराए घर से आप लड़की लाओगे तो कोई समझे या ना समझे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसकी दिनचर्या के बारे में, उसके जीवन के बारे में आपको उसका साथ देना ही पड़ेगा। तभी अभी जो परिवार के सदस्य उसके खिलाफ आपको भड़काते हैं, बाद में जब आपकी जो जवानी है वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाएगी तब कोई साथ नहीं देगा, अपनी पत्नी अपने बच्चे ही साथ देंगे। बोलो गुण करतब हो तो नखरे भी सहे जाएंगे, कोरे नखरे कौन उठाएगा। कह रहे हैं कि कोई गुनून नहीं आता है, सिर्फ नखरे दिखाती हैं। असल में उन्होंने लेना चाहा पढ़ाई और खूबसूरती के रोब में, सो ऐसी राजा इंद्र को भी परी भी नहीं लगी, कि ऐसी कोई इंद्र परी भी नहीं थी कि वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा की हों और रूप की आगर हों तो उनके नखरे उठाए जाएं। भाभी मेरे मुंह के भाव देखने को चुप हो गई, फिर ना जाने क्यों सोचकर बोली, हंसी तो मुझे तब आई जब घड़ी हाथ में बांध के रानी जी चौके में पहुंची। वो तो मैं ही चुप हो गई, लेकिन जब उसने कहा कि दाल में तो मैंने चख ली थी अम्मा जी, तो उसी पर ज़मीन आसमान एक कर देती। मैंने कहा जाने दो, बोलो जिस दिन आदमी को सबसे पहले खाना है पहले वह खाएगा, तुम्हें चखने वाली होती ही कौन हो। कहने लगी रसोइया में जूठा कर दिया, चम्मच से चख के देखा, बोली कि हाँ दाल में नमक ठीक है। उसको चखने की क्या ज़रूरत थी, जो खाता उसको पहले पता चल जाता कम है या ज़्यादा है। लेकिन उसने घड़ी पहन करके रसोई में खाना बनाया। ये बड़ी स्टैंडर्ड बात है कि वो अपने को बहुत वो समझती हैं। मैं उठा, कॉलेज को देर हो रही थी। कहा भाभी कॉलेज को देर हो रही है, या खाया नहीं जाता, मुन्नी ने ज़्यादा रख दिया, और मैं उठ आया। वह पीछे से कहती रही, हाय अभी तुमने खाया ही क्या लाला जी, तुम्हें मेरी कसम है इस रोटी को तो मत छोड़ो। झूठा झूठा प्यार दिखावा कि भाभी जो है देवर की बहुत जो है, देवरानी आवे चाहे ना आवे, हम आपको जो है आप मान सम्मान करेंगी और आपकी देखभाल करेंगे। नहीं भाभी, पीरियड ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। कहने लगे जब मेरा पीरियड ओवर हो जाएगा तब मैं आऊँगा और खाना खा लूँगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलते चलते सुनाई दिया
नकली हंसी में लपेट कर कहा गया। उनका वाक्य आ तो रही है, लेकिन दबा के रखना लाला जी, कहे देती हूँ। आ तो रही है, तिवरानी की बात हो रही है। उस घर में अपना भी ब्याह करके आई होंगी, कभी उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अपने दिन भूल गई। अब दूसरे पर अपना हुक्म जमाने की बात कर रहे हैं कि आ रही है, लेकिन उसको ना अच्छे से समझा के रखना, नहीं तो तुम्हारे सर पे नाचेगी। हाँ, ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं। कसम से पछताओगे। पुरुष की चुप्पी और स्त्रियों का यह विचित्र व्यवहार समझ में नहीं आता। औरत ही औरत की दुश्मन। देख रहे हैं आप। मैं ये नहीं कहती कि आपकी मम्मी है, आपकी दीदी और आपकी भाभी पराई लड़की के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन वो जब 25 साल अपने मायके में रही है तो अभी उसको 6 महीना 2 महीना टाइम तो आप दे दीजिए उसको समझने में। लेकिन नहीं, जैसे ही आती है और नहीं कुछ कर पाती है, उसको ताने दिए जाते हैं। पुरुष इन दोनों का क्या अर्थ समझूं, लेकिन मन जैसे सुबह से ही बिगड़ गया। आज अचानक बार बार मन की उदासी से यह बात उड़ उड़ कर झांकने लगी कि 6 महीने हो गए, जाने क्या उसका क्या हुआ। मुझे क्या वह एक खत तक नहीं लिख सकती थी। उसने नहीं लिखा, उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने पहल की? क्या लेखक ने पहल की कि अगर बीवी ने नहीं फ़ोन किया, नहीं खत लिखा, तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एक बार उसको खत लिखते कि यहाँ कब आ रही हो, कितने दिन रहोगी? कहते हैं ना कि अपने बच्चे को कोई काना नहीं कहता, भले ही वो काना क्यों ना हो। शायद मैं पढ़ता और अपेक्षा से फाड़ कर फेंक देता, लेकिन उसे क्या पत्र भी नहीं डालना चाहिए था? कह रहे हैं कि मैं लिखता या पढ़ता या नहीं पढ़ता, मैं फाड़ देता, लेकिन एक पत्र तो उसको लिखना चाहिए था। यही विडंबना है हमारे भारत देश की। जो नारी परिवार के प्रति सहानुभूति और सम्मान यूज़ करती है, उसे बेवकूफ़ लोग कहते हैं, और जो आते ही तांडव करती है, उसे लोग अच्छा कहते हैं। यही विडंबना है हमारे भारत देश के हर घर की। इस बीच में कैसी होगी वह, उस आघात के बाद उस पर क्या असर पड़ा होगा। ना जाने क्यों एक दुनिवार मचलन हृदय में हुई कि किसी तरह उसके बारे में कुछ जानूं। क्या क्या कहा होगा उसने अपने घर जाकर। एक बार मन में इच्छा तो हुई कि मैं उसके बारे में जानूं कि उसने यहाँ से जाकर के अपने घर वालों से कैसे बातचीत की होगी, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अरे भाई, तुम पुरुष हो, घर से बाहर निकलते हो, खत लिख सकते थे, फ़ोन कर सकते थे। नहीं, उस समय उस दौर फ़ोन का प्रचलन था, जा सकते थे हालचाल पूछने के लिए। ससुराल था आपका, पत्नी थी आपकी। कभी कभी तो मैं सिहर उठता हूँ, सारी ज़िंदगी इस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी। ये आज भी है। औरत अगर जब तक सहे तब तक अच्छी है, और अगर वो अपने सेल्फ के लिए कुछ आवाज़ उठा दे या कोई बात कह दे तो वो गलत है, उसके मायके वाले गलत हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के हर घर की विडंबना है। हमारा और उसका भविष्य क्या होने जा रहा है, और या फिर नए सिरे से उठने वाली दूसरी शादी की बात। लोग यही कहते हैं, अरे भैया वो चली गई तो जाने दो, तुम नई शादी कर लो, दूसरा दहेज भी मिलेगा, पढ़ी लिखी लड़की भी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना गाइस, कि आप पढ़ी लिखी लड़की लाओगे, लेकिन जब पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वो जिस तरह से आपने पहली शादी की थी, उसने सबका जो है सेवा किया और अपना समय बर्बाद कर दिया आपकी सेवा में। दूसरी आएगी वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो यही कहेगी अगर आप इतने अच्छे होते तो दूसरी को क्यों छोड़ देते हैं। और दूसरी कहेगी जो लाओगे कि हमारे घर वालों ने तो आपको दहेज दे करके, पैसे दे के खरीदा है, वो काम नहीं करेगी। कहीं मुन्नी इसी के बारे में तो नहीं कह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी मुन्नी हमको। बोर्ड की फीस
मांगने अम्मा के पास गया तो 25 रुपये का नाम सुनकर ही उनका मुंह खुला रह गया, क्योंकि पहले पैसों का इतना ज़्यादा जो है आय नहीं था, तो लोग पैसों को बहुत महत्व देते थे। जब फॉर्म भरने के लिए मैंने 25 रुपये मांगे तो माँ जी पहले देखती रही मुझे। हाँ, इतने रुपये मेरे पास कहाँ हैं भैया, अपने बाबूजी से ही मांगना, बाबूजी से ना मांगना पड़े, इसलिए तो अम्मा के पास गया ही था कि बाबूजी से बात ना करनी पड़े, अम्मा से मांग लूँ। अब दिल धड़क उठा। एक बार भाई साहब भाभी के से मांगने की बात भी मन में नहीं आई, लेकिन जानता था कि या तो उनके पास भी नहीं होंगे, या जो वक्त बेवक्त के लिए 25-30 रुपये भी होंगे उन्हें वे देने ही नहीं देंगे। भाभी की बात, वो देने नहीं देंगी भैया को, अगर 20-25 रुपये उनके पास होगा भी। बाबूजी, कल बोर्ड की फीस जानी है। जैसे तैसे मैं उनके पास जाकर मानो अपने आप से बोला। पहले तो चुप बैठा रहा था, फिर सिर झुकाकर निहात ही मरियल स्वर में कहा था, जैसे शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा हूँ। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था, जबकि ये स्कूल में पढ़ाते थे। ऐसी बात नहीं कि कमा नहीं रहे थे, जो पैसा लाते थे अपने माता पिता को दे देते थे। सांझ गिरे। बाबूजी एक खाट की अदावन को कस रहे थे। अदावन मतलब जहाँ पर पैर रखे जाते हैं। मेरी ओर पहले तो देखते रहे, फिर घनाती सी आवाज़ में बोले, कितने रुपये तुमको चाहिए? 25 शब्द का उच्चारण मैंने इस तरह किया मानो मेरे जीवन की 25 सांसें बाकी रह गई हूँ। मैंने बाबूजी से पैसे मांगे, लेकिन बहुत ही कि 25 रुपये मैं फ़ीस जमा करूँगा। उन्होंने हुंकारी भरी और फिर एक रस्सी को खींचा, उसी कोहनी से दबाकर बोले, ये मेरी पेंशन के 25 रुपये हैं, सो इन्हें तुम ले लो। हमारा क्या, हमें तो हाड़े पेलने हैं, जिंदगी भर सो तुम्हारे लिए करेंगे। कर्म में लिखा लाए थे कि लड़के धींगरे ऊँट हो जाएं, तब तक खिलाना सो खिलाएंगे। अब 25 रुपये देते हुए पिताजी उनको बातें सुना रहे हैं कि ऊँट के जैसे लंबे चौड़े कर दिया, हट्टा कट्टा कर दिया, कमाने वाले कर दिया, लेकिन हमारी किस्मत में है जो हम इनको अभी कमा के खिला रहे हैं, हमको नहीं खिला रहे हैं। कल परसों अमर रो रहा था कि उसकी फीस भी जानी है। अभी दिवाली गई है, खर्चे के मारे ढेर हुआ जा रहा है। कमाने वाला वही एक धीरज है, सो उसे तुम चूस के खा जाओगे। धीरज बड़े भाई की बात हो रही है कि एक कमाने वाला है, तुम उसे चूस के खा जाओगे, तुम कुछ कमाई धमाई नहीं कर रहे हो। साफ दिख ही रहा है। उन्होंने कमीज के भीतर हाथ डालकर बनियान की जेब से नोट निकाले और बिना गिने ही मेरे सामने खाट पर डाल दिया। अब उठा लो इन्हें। यूँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? देते हुए पैसे बोले कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं थी कि सामने पड़े नोटों को उठा लूं। एकदम मन में आया कि यूं ही उल्टे पैर चला जाऊं और इसी सारी पढ़ाई लिखाई से लात मारकर कहीं से लाकर रुपये का इतना बड़ा ढेर लगा लूं कि इन लोगों का भी मन भर जाए। कहूँ लो रुपया, कितना चाहिए? रुपया 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 करते रहते हो। ऐसे ऐसे विचार मन में आए हमारे। एक बार मुझे यूं ही खड़ा देखकर बाबूजी ने फिर सिर झुका लिया, फिर एकदम बदले हुए स्वर से बोले, कितनी परेशानियां हैं समर, तुम ही सोचो। हमारा ही दिल जानता है। बताओ मैं करूं तो क्या करूं? अपने बड़े बेटे से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और ये सुन रहे हैं। कहीं दोबारा नौकरी करने को हाथ पैरों में दम नहीं है। इधर उस धीरज की बहू के दिन भी पूरे हो रहे हैं। जान को एक नई आफत पड़ी। बहू
का पहला बच्चा है। तुम जानो कम खर्च होगा, सारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, ठीक समय पर उन्हें भी खाना पहनना होना चाहिए, ऐसी बातें हो रही हैं। तुम्हारी अम्मा चूल्हे में सिर झोंकते झोंकते इस हालत को आ गई हैं कि बुढ़ापे का शरीर बहुत किया, उस बेचारी ने भी अब उससे नहीं होता। अपनी माता जी की बात कर रहे हैं पिताजी, मतलब हमारी माता जी की बात पिताजी बड़े भाई से कह रहे हैं कि अब बूढ़ी हो चुकी हैं, खाना बनाते बनाते चूल्हे में, अब उसको भी तो टाइम चाहिए। तीसियों साल, तीसियों मतलब 30 साल, तीसियों साल मतलब 30 साल से बिना सांस लिए वही तो करती रही है, ना हो तो जरा जाकर अपनी बहू को ही लिवा लाओ, बड़े बेटे से कह रहे हैं। कुछ तो मदद मिलेगी, नौकरी कॉलेज वालों को खाना तो ठीक समय पर मिल जाएगा, कुछ मुन्नी हाथ बटा लेगी। अब मुन्नी को भी यही रहना है, सारी बिरादरी के लोग थूकते हैं, लेकिन करे तो क्या, मुसीबत है। ये सब बातें हमारे सामने हमारे पिताजी हमारे बड़े भाई से कर रहे हैं। तो अगर चैप्टर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप अपने साथियों से शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्लास हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ाने के बाद व्याकरण बुक आपकी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू आज के लिए, बस धन्यवाद। सभी खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।